आज हमारे पास है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा आया हुआ असेसमेंट वर्कशीट 5, यानी जो मूल्यांकन वर्कशीट 5 है, यानी जो आपका टेस्ट है जो 14/9/2021 को आपको करने के लिए मिला था। और कई सारे बच्चों ने इसको किया भी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ी हैं, और बार बार एक शिकायत आ रही थी सर इसमें बहुत गलतियाँ हैं। तो उनको हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ में गलती निकालना बहुत आसान होता है और उसको बनाने में जो मेहनत लगती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। क्या कह रहा है कि दिस वर्कशीट इज ऑफ 10 मार्क्स, यानी ये वर्कशीट 10 नंबर की है। दी वर्कशीट है 10 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जो कि 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर इंडिकेटेड, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। ठीक है, प्रत्येक के सामने अंक उसके लिखे हुए हैं। अब पहला जो पोर्शन है सेक्शन 1 क्या कह रहा है हमें कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, कि इसमें हमें 2 बातें दे रखी होती हैं इन क्वेश्चन 1 to 4, क्वेश्चन अब 1 to 4 नहीं, 1 to 3 है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, गलत छप जाता है कभी कभी, ये टाइपिंग की मिस्टेक भी हो जाती हैं, तो उसको आप इतना सीरियस मत लो अभी, क्योंकि ये आपका जो है ना कि 1 to 3 हो गए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 4 तक चौथा क्वेश्चन कहाँ है, तो चौथा क्वेश्चन नहीं, इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 1 to 3। देयर इज 1 असर्शन एंड 1 रीजन, यानी एक आपको असर्शन दे रखा है और दूसरा उसका रीजन दे रखा है, और चूज द करेक्ट आंसर। फिर आपको क्या करना है, उसमें से ठीक आंसर आपको छांटना है। दीज क्वेश्चन फ्रॉम द 4 ऑप्शन ABCD, इन 4 ऑप्शन में से फिर आपको क्या करना है, टिक करना है गिवन बिलो एंड सेड द करेक्ट ऑप्शन, और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को जो है सेड करना है। तो पहली बात कही है कि बोथ A एंड R आर करेक्ट, यानी जो दोनों स्टेटमेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। ठीक है, करेक्ट। एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और A का जो स्टेटमेंट का A स्टेटमेंट है, A स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है R। अगर ऐसा है तो आपको ऑप्शन लगाना है A। समझ गए नहीं कि भाई A भी करेक्ट है, यानी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है और जो R रीजन उसका है वो उसी का रीजन है, तब आपको ऑप्शन लगाना है A। दूसरी बात क्या कह रहा है कि बोथ A एंड R करेक्ट, भाई जो स्टेटमेंट A है वो भी करेक्ट है और जो रीजन है वो भी करेक्ट है, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो A है वो, जो R है वो A का एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही दोनों ही। ठीक है ना, जैसे कि आदमी ने जहर खाया और आदमी मर गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आदमी मरा हो तो उसने जहर ही खाया हो। ठीक है ना, तो यानी अगर हम किसी को देखते हैं कि वो मर गया तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो उसने जहर खाया हो, जब मरने के और भी सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये अर्थ है इसका। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अब यहाँ क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट A ट्रू है, ठीक है, लेकिन R सही नहीं है। ठीक है ना, कि A ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि A इज फॉल्स, A फॉल्स है लेकिन R इज ट्रू, और R ट्रू है। तो इस तरह से हमें 4 में से ऑप्शन देखना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। पहला क्वेश्चन, ये हमें चित्र बना हुआ है कि एक फिगर बनी हुई है ट्रायंगल ABC, और ABC में ये मार्क हो रहा है एंगल A, हमारा कितना मार्क क्या हो रहा है, मार्क 90 डिग्री। ठीक है, और इधर AD परपेंडिकुलर है इस D पर। ये क्या है, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर। ये 2 बातें हमें दे रखी हैं। इन 2 बातों के आधार पर अगर हम चलें तो क्या रिजल्ट निकलता है हमारा, भाई ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द फिगर ADB A सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। भाई ये जो ट्रायंगल ADB है ये CAB के सिमिलर है। इस आधार पर क्या ये सिमिलर है, तो बिल्कुल सिमिलर है भाई, सही बात है। क्यों, क्योंकि एंगल A एंगल D के बराबर है, 90 है। दूसरी बात, एंगल B के बराबर, यानी ये कॉमन है। ठीक है ना, एंगल B इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। एक बात, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, और R जो है AD ये जो है परपेंडिकुलर टू BC पे है, तो यानी ये एंगल 90 हो गया और A 90 हो गया और B कॉमन हो गया इन दोनों में। ठीक है कि नहीं, तो रीजन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में A 90 है और AD परपेंडिकुलर टू BC है। तो
अब इसमें ये बात सही है कि दोनों क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और ये बात भी ट्रू है कि एंगल A90 है, और इसमें क्या बात है कि ये जो एंगल B तो कॉमन है ही। तो लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं है इसमें, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं है। क्या बात नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमें क्या होना चाहिए था कि एंगल B भी ना हमें कॉमन जो है दिया होना चाहिए था। यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में कि भाई दोनों बातें होनी चाहिए थी, तब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। ठीक है ना, कि भाई ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है आर इसका। ठीक है ना, आर पूरा एक्सप्लेनेशन कब होता, क्योंकि साथ साथ ये लिख रहा होता कि एंगल बी इज कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन इन बोथ है, दोनों में ये कॉमन है। अगर ये लिख रहा होता तब तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये नहीं लिख रहा है इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका कंप्लीट जो है रीजन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर होगी बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर एक्सएम, इन द फिगर एक्सएम अपॉन एम वाई इक्वल टू एक्स एन अपॉन एन जेड। ठीक है ना, एक्सएम अपॉन एम वाई, एक्सएम अपॉन एम वाई इक्वल टू कह रहा है कि एक्स एन अपॉन एन जेड, एक्स एन अपॉन में एन जेड इसके बराबर बता रहा है। तो एम इसका मिड पॉइंट होगा, ये कह रहा है कि भाई एम इसका मिड पॉइंट होगा। तो अब अगर ये एक्स एम अपॉन एम वाई इक्वल टू एक्स एन अपॉन एन जेड, ये हमें नहीं पता कैसे हो गया। तो यानी हम अगर ये कहता कि भाई ये पैरेलल है, ठीक है ना, कि एम एन इज पैरेलल टू एक्स वाई, देन एक्स एम अपॉन एम वाई इक्वल टू जेड एन अपॉन एन वाई तो होता। ठीक है ना, अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो ए इज फॉल्स। और ए इज फॉल्स वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए फॉल्स है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी सही हो गया। कौन सा सही हो गया इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसलिए इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि इफ ट्रायंगल एम ए पी इज सिमिलर टू, ट्रायंगल एम ए पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई एस ए एस सिमिलरिटी, कि एस ए एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल एम ए पी ट्रायंगल सी ओ बी के सिमिलर है। ठीक है भाई, हो सकता है, एस ए एस सिमिलरिटी से बिल्कुल होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सही बात है, हो सकते हैं। रीजन कह रहा है कि अगर एस एस से है तो रीजन जो है ए इक्वल टू ओ, बी इक्वल टू पी एंड सी इक्वल टू एम, ये इसका बात सही है कि अगर ये सिमिलर हैं तो ये बराबर होंगे, ए ओ के बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा, सी एम के बराबर होगा, तो ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है, लेकिन अब ए इसका आर का करेक्ट जो है रीजन नहीं है। बात समझ में आई नहीं, ये रीजन इसका, क्योंकि अगर ऐसे एस का मतलब है कि दो साइडों का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर होता, तो यहाँ पे हमें तीनों एंगल दे रखे हैं, तो ये क्या होती है यहाँ पे, अगर ए प्रॉपर्टी, हाँ क्या होती, ए प्रॉपर्टी होती, तो ए प्रॉपर्टी के लिए तो ये सही है कि भाई एम ए पी एंड सी ओ बी सिमिलर टू सी ओ बी बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी होता तब ये बात बिल्कुल इसका करेक्ट रीजन होता, तब तो ऑप्शन ए होता। लेकिन अब यहाँ क्या है कि ये दोनों बातें सही तो हो गई कि भाई इन ट्रायंगल इसमें ये अगर सिमिलर हैं तो ये एंगल बराबर होंगे, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, वही कौन सा, बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात, आगे चलते। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फिगर आर एक्स इज पैरेलल टू वाई जेड, द वैल्यू ऑफ एम इज, एम का मान बताइए अगर ये आर एक्स वाई जेड के पैरेलल है। और जब ये लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है कि क्योंकि अब आर एक्स इज पैरेलल टू वाई जेड, आर एक्स इज पैरेलल टू वाई जेड, इसलिए डब्लू आर बट्टे में आर वाई इक्वल टू डब्लू एक्स बट्टे में एम जेड, डब्लू एक्स बट्टे में एम जेड हो गया कि नहीं। अब डब्लू आर है आपके पास 2 और आर वाई कितना है 6.4 और डब्लू एक्स है 1.5 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्या, एम। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 2m इक्वल टू 6.4 इंटू में 1.5, क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इधर और इसका
इधर, तो 2m इक्वल टू 6.4 इंटू में 1.5, यानी m की वैल्यू कितनी आई 6.4 इंटू 1.5 अपॉन में 2, 2 से काट दिया, कितना कट गया 3.2, 3.2 और 1.5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 दिया 45 और 3 48, अब 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट कितने हो गए 4.8, तो यानी हमारा आंसर कितना हो गया 4.m इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ट्रायंगल CAM इज सिमिलर टू SOB, कि यदि CAM सिमिलर है किसके SOB के, और तो इसका क्या अर्थ हो गया भाई एंगल C S के बराबर होगा, A O के बराबर होगा और M किसके बराबर होगा B के बराबर होगा। अब A है कितना 39, A 39 तो O भी 39, इसलिए A बराबर O बराबर 39 और B बराबर किसके होगा B होगा M के बराबर, तो एंगल B बराबर एंगल M ये दे रखा है हमें 97, और तीसरा एंगल C इसको हमें निकालना है, C को निकालना है हमने, C किसके बराबर होगा C होगा S के बराबर, इसको हमने X मान लिया। ठीक है, अब ये दोनों ये भी ट्रायंगल है एक और ये भी ट्रायंगल है, क्या है ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सबको याद है। तो क्योंकि एंगल O A प्लस M प्लस C इक्वल टू एंगल A प्लस M प्लस C इक्वल टू कितना 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब A है हमारा 39, B है 97 और C है X बराबर कितना हो गया 180, तो यानी X की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 180 में से कितना घट गया 97 और 39 दोनों का सम, 97 एंड 39 दोनों का सम, 7 और 9 16 का 6 हासिल 1 10 और 3 13 136, 136 माइनस हो गया 180 में से, तो ये क्या हो गया 44 डिग्री, कितना आ गया आंसर 44 डिग्री, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और 44 डिग्री कौन सा ऑप्शन है इसमें 44 डिग्री ये रहा बी, तो कौन सा सही हो गया बी सही हो गया, कौन से का 5 में का क्या सही हो गया बी ठीक हो गया, आसान। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है 6 में, इन ट्रायंगल BCD त्रिभुज BCD में अगर BP अपॉन PC इक्वल टू BQ अपॉन QD है, भाई ये अगर आपका BCD ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में BCD में ये P और Q ये इस तरह से कोई साइड काट रही है, तो BP अपॉन PC बराबर BQ अपॉन QD है, तो क्या होगा PQ इक्वल टू CD होगा, ठीक बात है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये क्या है स्टेटमेंट थेल्स प्रमेय का अपोजिट है, कन्वर्स ऑफ BPT, सबको याद होगा कि ये कौन किसका स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ BPT, जो है थेल्स प्रमेय का आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अच्छा जी 7वां क्वेश्चन जिसकी बार बार शिकायत आ रही थी कि सर इसमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल LAG इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और LG इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड WY इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया WXY। कई बच्चों के फोन आ रहे थे सर ये 7वें क्वेश्चन में अगर मतलब ये सिमिलर हैं या नहीं, तो ये छपना इसमें रह गया है, तो ये वास्तव में क्या है कि जब सवाल जब ही बनेगा जब ये लाइन और इसमें लिखी होती, तो यानी ये लाइन आपकी रह गई है सवाल में लिखने से कि आल्सो ट्रायंगल LAG इज सिमिलर टू ट्रायंगल WXY, तभी हो पाएगा ये सवाल, क्योंकि जो रेशियो में एरिया होता है वो किसका होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का होता है, ठीक है ना, कि कोई ट्रायंगल जो अगर सिमिलर हैं तब उनका एरिया क्या होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब इसलिए एरिया ट्रायंगल क्योंकि सिंस LAG इज सिमिलर टू ट्रायंगल
WXY, दोनों क्या हैं, ये सिमिलर हैं, इसलिए क्या हो गया, एरिया LAG, एरिया ट्रायंगल LAG अपॉन में एरिया ट्रायंगल WXY, दोनों का जो रेशियो बनेगा, रेशियो कितना बनेगा, एरिया LAG अपॉन एरिया WXY इक्वल टू इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी LG का स्क्वायर अपॉन में LG की करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, WY का स्क्वायर। अब LG हमें दे रखी है कितनी, LG दे रखी है 6, तो यानी ये हो गया 6 का स्क्वायर, और WY दे रखी है 4 का स्क्वायर। अब हमें एरिया LAG दे रखा है 81, और ये एरिया WXY हमको निकालना है, एरिया WXY ट्रायंगल का हमको निकालना है, बराबर 6/4 का स्क्वायर, ऐसे कहते हैं 6/4 का स्क्वायर, या ऐसे कैसे कह दो 36/16, ये 36 हो गया और 4 चौके 16, काट देते हैं, काटने से ये कितना कट गया, 4 चौके 16 और 4 निम्मे 36, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी 9 इंटू एरिया ट्रायंगल WXY बराबर 81 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे आ गया कि नहीं। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल WXY बराबर 81 गुणा में 4 बट्टे में 9, 9 से कट गया 81, 9 में 81, 9 चौके 36, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 7वें का, ये 7वें का हमारा D सही हो गया। क्वेश्चन आ गया समझ। तो कई सवाल बहुत छोटे भी होते हैं, जल्दी उत्तर आ जाता है, कुछ में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 8वां सवाल, और कई सवाल बिल्कुल कॉमन सेंस के होते हैं, जैसे 8वां सवाल है कि ए लैडर इज प्लेस्ड एडजेसेंट अगेंस्ट ए वॉल ऑन द ग्राउंड, यानी मैदान में एक दीवार के साथ एक सीढ़ी रख दी गई, द एंगल फॉर्म बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड इज, तो लैडर और ग्राउंड के बीच में जो बना एंगल है वो कैसा होगा। तो ये देखो, इसमें ऐसे सोचो कि भाई ये दीवार है, दीवार कैसी होती है, खड़ी होती है, यानी दीवार जमीन के साथ ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है, और ये हमने क्या लगा दी, लैडर लगा दी, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमने एक लैडर रख दी, ये सीढ़ी, ये क्या हो गई, लैडर हो गई, और ये क्या कह रहा है भाई, ये एंगल के बारे में बताओ, ये एंगल कैसा होगा। तो कॉमन सेंस से आप देख करके बता दोगे कि ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, 90 से कम ही होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि ये जो दीवार के साथ एंगल है ये कितने का हो गया, 90 का होगा, और इन दोनों का सम 90 होगा, इसका और इसका 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसका और इसका दोनों का जोड़ 90 होगा, तो इनमें से ये जो है क्या होगा, 90 से कम ही होगा, तो 90 से कम होगा तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, या एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कह देते हैं, न्यून कोण। तो ये कैसा कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रायंगल FGH वेयर FH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर इक्वल टू FG स्क्वायर, कि भाई इसमें से जो बातें दे रखी हैं कौन सी बात ठीक नहीं है। यदि किसी ट्रायंगल FGH के लिए FH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर बराबर FG स्क्वायर हो, इसका मतलब है ये क्या है, पाइथागोरस का विलोम है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये कैसा है, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसमें FG क्या है, यानी ये स्थिति बन गई कि FG उसका क्या होगा, FG उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगी FG, और H क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो इस तरह का राइट एंगल है, जब अगर ये पाइथागोरस के विलोम लगाओगे तो भाई H पे ये क्या होगा, राइट एंगल। अब देखो भाई एंगल H 90, सही बात हो गई है, लेकिन वो सही थोड़ी ना पूछ रहा, वो सही नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा है नहीं, क्योंकि H = 90 ये तो सही है। FH इज हाइपोटेन्यूज, FH हाइपोटेन्यूज हो सकती है, नहीं भाई FH हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती, हाइपोटेन्यूज कौन है, FG है, यानी ये बात सही है। ऐसे जो FH होगी, FH छोटी होगी किससे, FG से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है, विकर्ण जो होता है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये तीनों बातें तो हो गई क्या, सही होगी। गलत कौन सी है कि FH इज हाइपोटेन्यूज, यानी अगर हम मार्क करेंगे तो यहाँ हमें गलत ऑप्शन छांटना है कि कौन सी बात गलत है, तो वो गलत बात कौन सी है, ये B, ये B हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब 10वां क्वेश्चन, इसकी भी बार बार शिकायत आ रही थी कि सर इसमें कुछ गड़बड़ी है,
तो चलो उस गड़बड़ी को दूर कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 56 एंड 35। दो जो है सिमिलर ट्रायंगल हैं उनका एरिया 56 और 35 के अनुपात, उनकी पेरीमीटर, एरिया नहीं पेरीमीटर उनकी 56:35 है। और द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दी ट्रायंगल, तो इन त्रिभुजों के एरिया का रेशियो बताइए। और कई बच्चों ने, एक बच्चे ने तो बहुत ही अच्छा इसका बना करके भेजा था कि सर मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, एक की साइड है 3, 4 और 5 राइट एंगल है, ठीक है सर, और दूसरा ट्रायंगल है 6, 8, 10। उसने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया कि भाई दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास 6, 8, 10। तो बाई एस 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 दोनों मान लिया, इसका नाम ए बी सी है और इसका नाम पी क्यू आर है। तो बाई एस एस रेशियो प्रॉपर्टी, भाई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर आया। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। अब इनकी पेरीमीटर का रेशियो क्या आया, रेशियो ऑफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितनी हुई, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी की हो गई 3 जमा 4 7 और 5 12 और 6 और 8 14 और 10 24, यानी 1/2 हो गई पेरीमीटर का रेशियो। अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसका एरिया क्या हो गया, 1/2, 3 गुणा में 5, ठीक है, और इसका एरिया का आया, इसका 1/2 6 गुणा में 8। 1/2 से 1/2 खत्म, 3 दूनी 6, 5 दूनी 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4 और 1 6 गुणा में 8, 4 दूनी 8, तो ये आया 1/4। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर पेरीमीटर का रेशियो अगर है और इस 1/2 है तो ये कितना है 1/4, और यहाँ पे दिए गए सवाल में रेशियो ऑफ पेरीमीटर क्या है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर है एक की 56 और दूसरे की कितनी 35। तो 7 8 56 और 7 5 35, यानी 8/5 है। तो क्या ये 8/5 अनुपात सही हो गया, ये 8:5, ये तो रेशियो किसका है, पेरीमीटर का रेशियो। अब पेरीमीटर का थोड़ी ना कह रहा, रेशियो ऑफ एरियाज कह रहा है। अब रेशियो ऑफ एरियाज कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4 आया, तो इसका स्क्वायर का इसका जो एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल वो कितना आ गया भाई, वो आ गया 8/5 का स्क्वायर आएगा, यानी 64:25 64:25 आना चाहिए, और वो इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो कभी कभी सवाल जब हम बनाते हैं तो उसमें ये गलती हो जाती है। तो वास्तव में इनमें से कोई इसका उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या होगा, 64:25। कभी कभी जो परीक्षा, यहाँ तक कि कभी कभी नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी एक आध क्वेश्चन में कोई गलती इस तरह की करेक्ट ऑप्शन की हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो अभी तुम्हारी वर्कशीट है, तो उसमें भी आपकी बिल्कुल जायज़ आपने बात उठाई है कि इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये बात सही है कि इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से इसको असेसमेंट वर्कशीट को सभी बच्चे कर लेंगे और आगे के सभी सवाल भी करते रहेंगे। धन्यवाद।